इंटेलिजेंट है। बाबा आप भी बैठ जाओ, अखिलेश को भी अच्छे से। तो एक बात तो मालूम हो गई कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, यानी मैं लहरा हूं ये तमाम लोग। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आपने अभी देखना शुरू किया है अंदर की बात। जी हाँ, इसमें हम अंदर की बात बताते हैं। आज हम जो बात आपसे शेयर करना चाह रहे हैं वो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर है, ओवैसी फैक्टर को लेकर है। ओवैसी पर लग रहे उन आरोपों पर है कि वो बीजेपी की बी टीम है। ये आरोप कोई नया नहीं है, लेकिन ये फिर से चर्चा में है। एक बार फिर से गूगल पर, यूट्यूब में ये सर्च हो रहा है और ये इसीलिए हो रहा है कि बिहार में विधानसभा के एक उपचुनाव के नतीजों के बाद फिर से सवालों के घेरे में आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM। जी हाँ, वहाँ क्या हुआ, बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन चर्चा सिर्फ एक सीट की हो रही है और वो है गोपालगंज की। गोपालगंज की सीट पर चुनाव हुए। यहाँ से RJD भी चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी, AIMIM लड़ रही थी और BSP भी। चुनाव के जब नतीजे आए तो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार 1,500 से अधिक वोटों से जीत गए, जबकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों को ये लग रहा था कि ये सीट वो जीत जाएंगे। अब ये 1,500 से RJD यानी महागठबंधन का उम्मीदवार, महागठबंधन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि RJD, कांग्रेस और JDU तीनों का साझा उम्मीदवार वहाँ पर था और वो चुनाव हार गया। हारने के पीछे अब आरोप लग रहे हैं ओवैसी पर। हालांकि इस उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी वहाँ चुनाव प्रचार करने खुद नहीं गए थे। उनकी पार्टी के बड़े नेता वारिस पठान या फिर बिहार के अध्यक्ष जो हैं AIMIM के अख्तरुल इमाम जो हैं, वो वहाँ गए थे प्रचार करने के लिए। पहले ज़रा एक आंकड़ा देख लीजिए, जिस आंकड़े को लेकर देश भर में बवाल मच गया है। तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं वो ओवैसी पर आरोप लगा रही हैं कि ओवैसी आकर बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। आंकड़े जो कह रहे हैं उसकी बानगी जरा देख लीजिए, आंकड़ों से तस्वीर साफ होगी। फिर इस तस्वीर के पीछे की कहानी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते चलेंगे। ये जो चुनाव हुआ, उपचुनाव बाईपोल, उसमें बीजेपी के उम्मीदवार को 70,053 वोट मिले, RJD के उम्मीदवार को 68,259 वोट मिले, AIMIM के उम्मीदवार जो हैं उनको मिले 12,214 वोट। इतना देखने से तो ये पता चलता है कि अगर AIMIM का उम्मीदवार नहीं होता तो शायद जो वोट RJD को मिलना चाहिए था, जो AIMIM को मिल गया, वो अगर RJD में जुड़ जाता उसका कुछ हिस्सा, तो शायद RJD का उम्मीदवार जीत जाता। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट इसीलिए है कि यहाँ BSP के भी उम्मीदवार जो थी उनको 8,854 यानी करीब 9,000 वोट मिले और BSP के उम्मीदवार लालू यादव के परिवार से ही थे। लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी BSP की टिकट पर और उनको 8,854 वोट मिले। अब जैसे ये नतीजे आए तो क्या हुआ कि महागठबंधन में शामिल पार्टियां RJD, कांग्रेस और JDU हल्ला मचाने लगी कि ओवैसी के कारण उनका उम्मीदवार हार गया। लेकिन आंकड़ों पर अगर गौर करें तो BSP के उम्मीदवार ने भी अच्छा खासा वोट लिया और इसीलिए ओवैसी ने ट्वीट करके जवाब दिया है। ज़रा उस जवाब को भी देख लीजिए। ओवैसी लिखते हैं कि विरोधी दल अपनी नाकामी का इल्ज़ाम हम पर ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि लालू के साले पर सवाल उठाना तो अमर्यादित होगा। वो कह रहे हैं भाई हम पर क्यों ये ठीकरा फोड़ रहे हो कि अगर आपका उम्मीदवार हार गया, आप लालू यादव के साले पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हो? पर आप सवाल इसीलिए नहीं उठाओगे क्योंकि वो सेकुलर पार्टी, तथाकथित सेकुलर पार्टी, ये ओवैसी कह रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी पर यह आरोप कोई नया नहीं है। एक असदुद्दीन ओवैसी का आपने बयान सुना होगा, कई बार वो कह चुके हैं। यूपी के चुनाव जब चल रहे थे, विधानसभा चुनाव इस साल की शुरुआत में, तब भी उन्होंने कई बार कहा था कि भाई मैं तो सियासत की लैला हूँ, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरे मजनू हैं सब। और वाकई में ऐसा लगता भी है कि जब भी कहीं कोई हार होती है और वहाँ ओवैसी फैक्टर होता है तो ठीकरा जो है हार का, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं वो ओवैसी पर फोड़ती हैं। उनको एक बड़ा ऑटोमेटिक सा बना बनाया फार्मूला मिल जाता है कि ओवैसी पर ठीकरा फोड़ दो और फिर से उस नैरेटिव को शुरू कर दो चलाना कि बीजेपी की ये बी टीम है, इनके आने से बीजेपी जीतती है। योगी बोलते हैं समाजवादी का एजेंट,
अखिलेश बोलते ये बीजेपी का एजेंट, कांग्रेस बोलते ये बी टीम। तो एक बात तो मालूम हो गई कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, यानी मैं लैला हूं, ये तमाम लैला। जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले ये भी खबर आई कि दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, 250 सीटें हैं, उसमें से मुस्लिम बाहुल्य 40 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ेगी। अब जाहिर सी बात है कि अगर AIMIM चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा। हम जरा फिर से पहले बिहार चलते हैं। बिहार से जो ये अब्दुल सलाम हैं, जो AIMIM के उम्मीदवार हैं, जिनको इतना वोट मिल गया, 12,214 वोट, ये मूलतः RJD के ही नेता हुआ करते थे। इनका अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। इसको बिहार में यूँ समझिए कि इनकी बसें वहाँ चलती हैं। ये एक बार मुखिया का चुनाव भी जीत चुके हैं, एक बार मुखिया का चुनाव हार भी चुके हैं। ये इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 में, तब भी चुनाव लड़े थे, लेकिन तब इनको 2,500 वोट मिला था। तब ये AIMIM से चुनाव नहीं लड़े थे। बिना ओवैसी के प्रचार किए ही इनको वहाँ पर 12,000 से अधिक वोट मिल गए। ये जो सीट है गोपालगंज की, वहाँ बताया जाता है कि करीब 45,000 मुसलमान हैं। तो ये जो 12,000 होंगे, ये माना जा रहा है कि करीब ये जो 45,000 मुसलमान हैं, इसमें से करीब 25,000 के करीब, 30,000 के करीब मुसलमानों ने वोट डाला होगा। उस मुस्लिम वोटों में से करीब 35 से 40% वोटर जो है वो AIMIM के साथ चला गया। अब ये जो बिहार में हार हुई है, इसको कांग्रेस जैसी पार्टी अब गुजरात में भुनाने में लगी है, जहां खुद असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों चुनाव प्रचार पे हैं। गुजरात में इस बार क्या हो रहा है कि गुजरात में इस आमतौर पे तो सालों से या फिर यूँ कह लें कि जब से गुजरात में चुनाव हो रहा है, वहाँ दो ही पार्टियों के बीच में आमतौर पे कड़ा मुकाबला होता रहा है। पिछले 27 साल से वहाँ बीजेपी की सरकार है और वहाँ पर क्या कहते हैं, आमने सामने की टक्कर होती थी, बाइपोलर कंटेस्ट होता था, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। 27 साल से बीजेपी है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर। अब एक नया प्लेयर आ गया है, आम आदमी पार्टी। उसकी वजह से ये लग रहा है कांग्रेस को कि विपक्ष के वोटों में डिवीजन होगा। अब जैसे पिछली बार के चुनाव को देखें, जब 99 सीटें मिली थी बीजेपी को और 77 सीटें मिली थी कांग्रेस को, कड़ी टक्कर हुई थी, तब 49% वोट मिले थे किसको, बीजेपी को, और करीब 42.5% जो है 42% के आसपास वोट मिले थे कांग्रेस को। 7% का फर्क था वोट शेयर का। इस बार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आने की वजह से वोटों में बंटवारा हो जाएगा विपक्ष के। अब वहाँ पे AIMIM भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, ख़ास तौर से उन सीटों पर जहाँ पर मुसलमानों का दबदबा है, मुस्लिम बाहुल्य है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर कांग्रेस जीतती रही है। वहाँ पर AIMIM भी अपनी दावेदारी कर रही है, उसने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए। अब कांग्रेस को लग रहा है कि ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बटे तो फ़ायदा हो जाएगा बीजेपी को। तो ये बिहार की हार को लेकर अब वहाँ पर ओवैसी को गालियाँ दी जा रही हैं। जो वहाँ सेकुलर पार्टियाँ हैं ओवैसी को कह रही हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के कहने पर ये उम्मीदवार उतारते हैं और इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। वैसे इस बात का जवाब खुद ओवैसी लगातार देते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम कहाँ से आ गए। वो तो कई जगहों पर चुनाव नहीं लड़े, जैसे वो यूपी को लेकर ही कहते हैं कि 2017 में तो वो चुनाव नहीं लड़े थे विधानसभा के, तब क्यों समाजवादी पार्टी हार गई थी। यही बात अखिलेश यादव भी उनके लिए यही बात कहते हैं। मुझे याद है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो ओवैसी की सभा वहाँ पर नहीं होने दी जा रही थी, कोई न कोई बहाना करके उनके सभा को वहाँ से परमिशन ही नहीं मिलती थी कि उनके आने से धार्मिक भावनाएं भड़क जाएंगी। और ये बात जो है वो कही जा रही है कि बीजेपी को जिताने के लिए मदद करते हैं, और इसका जवाब भी असदुद्दीन ओवैसी देते रहे। अब देखिए बिहार में क्या हुआ। पिछले बार जो यानी 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है। उस वक्त महागठबंधन में क्या था, आरजेडी, कांग्रेस और इसके साथ कुछ और पार्टियां भी वहां पर, लेफ्ट की पार्टियां भी उनके साथ थीं। पर कड़े मुकाबले में तब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन ने हरा दिया कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को। तेजस्वी यादव वहां सरकार नहीं बना पाए। अब हालांकि वहां नीतीश मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी वहां पर उप मुख्यमंत्री हैं, वो बात अलग है। तो पिछली बार जब वहाँ विधानसभा के चुनाव हुए तो 243 विधानसभा सीटों में से 20 पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी और 5 विधायक चुन लिए गए।
ये जो 20 सीटें लड़ी गई उसमें से 8 पर एनडीए महागठबंधन के उम्मीदवार जीते थे और 5 पर जीते कौन, तो ओवैसी की पार्टी। और ये कहा गया कि अगर एआईएमआईएम नहीं लड़ी होती तो शायद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो गए होते और महागठबंधन की सरकार तो वहाँ 2 साल पहले ही बन गई होती। लेकिन आंकड़े अगर देखिए, वो जो 5 विधानसभा सीटें हैं जहाँ ओवैसी के पार्टी के विधायक चुने गए, जिनमें से 4 अब पाला बदल चुके हैं, एआईएमआईएम में नहीं हैं। जैसे अमौर विधानसभा सीट हो गई, कोचा धामन विधानसभा सीट हो गई, जोकीहाट विधानसभा सीट है, बायसी है और उसके बाद बहादुरगंज। अब जैसे 1-2 हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। अब जैसे अमौर विधानसभा सीट है, यहाँ एएमआईएम के उम्मीदवार को 94,000 वोट मिले, जेडीयू के उम्मीदवार को वोट मिले 41,000 और कांग्रेस को करीब 32,000। अब कांग्रेस कहाँ से जीत जाती? एआईएमआईएम को तो करीब 94,000 वोट मिल गए। तो ये कहना कि अगर ओवैसी की पार्टी नहीं होती तो वहाँ पर जीत जाते तेजस्वी और उनके गठबंधन के उम्मीदवार, ये कहना सही नहीं है। लेकिन जैसे ही बिहार के चुनाव के नतीजे आ गए हैं, देश भर में एक बार फिर से सेकुलर पार्टियों के निशाने पर हैं असदुद्दीन ओवैसी। ऐसा कहकर और बताकर कि वो मुस्लिम वोटों में बंटवारा कर लेंगे, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये कहकर कांग्रेस एक तरीके से गुजरात में अपना मोर्चाबंदी तेज करना चाहती है। गुजरात में वो साबित करना चाहती है कि ओवैसी तो यहाँ बीजेपी की मदद करने आए हैं। ओवैसी ये कहते भले ही रहें बार बार कि वो जब भी आते हैं अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। अब इसमें किसी की हार हो किसी की जीत हो उससे क्या मतलब है। तो एक बार फिर से ओवैसी को गाली पड़ने लगी है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर आपके पास अगर कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो YouTube के नीचे आप अपनी राय ज़रूर बताएं। आप किसी मुद्दे पर हमसे सुनना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा।